नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र सिंह, शिक्षाविद राजेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर लेकर आए हैं जो बाल विकास, बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान या मनोविज्ञान में पाया जाता है। ये टॉपिक जो हमारी परीक्षाएं हैं, चाहे वो बीए एजुकेशन हो, मनोविज्ञान हो, या एमए एजुकेशन मनोविज्ञान हो, या फिर आपका यूपी टेट हो, सी टेट हो, बीएड हो, डीएलएड हो, एमएड हो, सभी में टॉपिक है। और उसी टॉपिक के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम वंशानुक्रम कहते हैं। हमको पता होना चाहिए कि मानव विकास जो होता है, मानव विकास के दो महत्वपूर्ण फैक्टर होते हैं। मानव विकास या बाल विकास के दो मेन फैक्टर होते हैं। हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, जितना भी हैं, उन सभी में यही दो फैक्टर काम करते हैं। पहला फैक्टर होता है वंशानुक्रम, जिसको हेरिडिटी कहते हैं या आनुवांशिकता भी कहते हैं, और दूसरा फैक्टर होता है पर्यावरण या वातावरण, जिसको इन्वायरमेंट कहते हैं। यही दो फैक्टर ऐसे फैक्टर होते हैं जो हमारे विकास को प्रभावित करते हैं, मानव के विकास को प्रभावित करते हैं, बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। इन्हीं ये मानव विकास या बाल विकास के दो मूल कारक हैं, वंशानुक्रम यानी आनुवांशिकता या हेरिडिटी, और पर्यावरण यानी वातावरण या इन्वायरमेंट जिसको कहते हैं। इन्हीं के कारण मनुष्यों में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं, व्यक्तिगत भिन्नता होती हैं, वो इन्हीं के कारण होती हैं। मनुष्यों के भार, उनका रंग रूप, उनका लिंग, उनकी बुद्धि आदि का निर्धारण मुख्य रूप से वंशानुक्रम से होता है, और उसके कार्यक्षेत्र, उसके व्यवहार का निर्धारण मुख्य रूप से पर्यावरण पर या वातावरण पर निर्भर करता है। वंशानुक्रम और पर्यावरणीय तत्वों में भिन्नता होने के कारण ही मनुष्यों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। ठीक, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि वंशानुक्रम क्या है, इसके अर्थ के बारे में, इसकी परिभाषा के बारे में, वंशानुक्रम के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनके बारे में, और जो प्रयोग हुए हैं वंशानुक्रम के उनके बारे में परीक्षाओं के दृष्टिकोण से हम संक्षिप्त रूप से इसकी चर्चा करेंगे। इसमें हम जब चर्चा करते हैं तो सबसे पहले वंशानुक्रम के अर्थ पर चर्चा कर लेते हैं। वंशानुक्रम का जब सामान्य अर्थ की जब हम बात करते हैं तो मनुष्य के जन्मजात गुणों से होता है। वंशानुक्रम का सामान्य अर्थ मनुष्य के जन्मजात गुणों से होता है, उन जन्मजात गुणों से जिन्हें वह माता पिता यानी अपने पेरेंट्स से प्राप्त करता है। वंशानुक्रम का सामान्य अर्थ मनुष्य के जन्मजात गुणों से होता है, उन जन्मजात गुणों से जिन्हें वह अपने माता पिता यानी पेरेंट्स से प्राप्त करता है। जेम्स ड्रेवर की एक परिभाषा है, जेम्स ड्रेवर महोदय कहते हैं, जेम्स ड्रेवर के अनुसार माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण, माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण ही वंशानुक्रम कहा जाता है, ऐसा जेम्स ड्रेवर महोदय का मानना है। लेकिन कहीं ना कहीं ये परिभाषा अपने आप में पूर्ण नहीं मानी जाती है, कुछ ना कुछ इसमें कमियां निकाली जाती है। तो अगली परिभाषा पर हम जब चर्चा करते हैं तो पीटरसन महोदय कहते हैं, पीटरसन की एक परिभाषा है, पीटरसन महोदय कहते हैं व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से, व्यक्ति या बालक अपने माता पिता के माध्यम से अपने पूर्वजों की जो भी विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। पीटरसन का कथन है कि व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से अपने पूर्वजों की जो भी विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं, ऐसा पीटरसन महोदय का मानना है। इसको और अधिक हम विस्तृत ढंग से अध्ययन करना चाहें तो कह सकते हैं कि वंशानुक्रम से तात्पर्य उन शारीरिक और मानसिक गुण बीजों से है जो व्यक्ति अपनी प्रजाति, पूर्वजों एवं माता पिता से प्राप्त करता है। ये इसकी परिभाषाएं हो जाती है वंशानुक्रम की। फिर वंशानुक्रम के परिभाषाओं के बात कर लेते हैं। वंशानुक्रम के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी, वंशानुक्रम के सिद्धांत।
जीव वैज्ञानिकों ने वंशानुक्रम की प्रक्रिया से संबंधित प्रयोगों के आधार पर वंशानुक्रम की प्रक्रिया के संबंध में कुछ तथ्य उजागर किए जिन्हें वंशानुक्रम के सिद्धांत कहा जा सकता है। कुछ सिद्धांत है जिसकी संक्षिप्त से चर्चा हम करना चाहेंगे। पहला सिद्धांत है जीव सांख्यिकी सिद्धांत। जीव सांख्यिकी सिद्धांत या कह सकते हो गाल्टन का जीव सांख्यिकी सिद्धांत, इसके प्रतिपादक गाल्टन माने जाते हैं। गाल्टन बायोमेट्री थ्योरी, जीव सांख्यिकी सिद्धांत। गाल्टन ने क्या किया? गाल्टन ने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संक्रमण होने वाले गुणों का सांख्यिकीय अध्ययन किया। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संक्रमण होने वाले गुणों का सांख्यिकीय अध्ययन किया और इसके आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि बालक को वंशानुक्रम की विरासत से मिलने वाले गुण, बालक को वंशानुक्रम की विरासत से मिलने वाले गुण केवल माता पिता से नहीं प्राप्त होते हैं, अपितु वह गुण अपने दादा दादी, परदादा परदादी तथा अन्य पूर्वजों से प्राप्त करता है, अन्य पूर्वजों से भी प्राप्त करता है। और उनके अनुसार बालक में संक्रमण होने वाले गुणों की मात्रा पीढ़ी दर पीढ़ी निश्चित अनुपात में हस्तांतरित होती रहती है। जैसे एक यहाँ दिया गया है, जैसे जीवधारी पर कोई भी हो सकता है, हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, ठीक, हमारे आप में कोई भी है, तो जीवधारी में हमारे आप में 1/2 भाग, तेज गुणसूत्र की बात कही गई है, तो 1/2 भाग हमारे में पिता के हैं और 1/2 भाग हमारे में माता के हैं, ठीक। आधा भाग हमारे में पिता का है, आधा भाग हमारे में माता का है। लेकिन गाल्टन यही कहते हैं कि केवल हमारे अंदर हमारी माता पिता का नहीं है, इसके साथ साथ 1/4 भाग दादा का, 1/4 भाग दादी का, ठीक, 1/4 अनुपात में दादा का, 1/4 दादी का, फिर 1/4 नाना का, 1/4 नानी का, 1/8 भाग परदादा परदादी दादा की तरफ, और फिर 1/8 भाग दादी की तरफ परदादा और परदादी से प्राप्त हुआ। फिर 1/8 भाग नाना की तरफ परनाना परनानी और 1/8 भाग नानी की तरफ परनाना परनानी। तो इस तरह से गाल्टन ने कहा एक निश्चित अनुपात में हस्तांतरित हुआ है। जैसे 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 128, 1/256, 1/512, इस तरह से एक निश्चित अनुपात में हमारे अंदर अपने पूर्वजों के भी गुण हैं, केवल माता पिता के गुण नहीं है। यही जीव सांख्यिकी का सिद्धांत गाल्टन ने बताया। ठीक, ये श्रृंखला गुणोत्तर क्रम में बढ़ती चली जाती है। ये गाल्टन का जीव सांख्यिकी सिद्धांत क्लियर हुआ। फिर आगे हम बढ़ते हैं, अगला सिद्धांत बात करते हैं बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत। ये इस सिद्धांत के प्रतिपादक बीजमैन है। बीजमैन्स थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, ये बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत है बीजमैन का। बीजमैन ने स्पष्ट किया कि स्त्री और पुरुषों के पित्रैक मतलब जीन्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, स्त्री और पुरुषों के पित्रैक से जाइगोट का निर्माण होता है। स्त्री और पुरुषों के पित्रैक से जाइगोट का निर्माण होता है और जाइगोट में 2 प्रकार के कोष होते हैं। इन्होंने कहा कि जो स्त्री और पुरुषों के जीन्स होते हैं उनसे जाइगोट का निर्माण होता है और जाइगोट जो होते हैं, जाइगोट में 2 प्रकार के कोष होते हैं। एक शरीर कोष जिसको हम कहते हैं बॉडी सेल और दूसरे जीव कोष जिसको हम कहते हैं जर्म सेल। शरीर कोष और जीव कोष यानी बॉडी सेल और जर्म सेल, और यह कभी नष्ट नहीं होते हैं। ये बात भी बताई गई कि ये जो जीव कोष और शरीर कोष और जीव कोष होते हैं
ये कभी नष्ट नहीं होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होता रहता है। हमारे पिताजी से हमारे में, दादाजी से पिताजी में, पिताजी से हमारे में, हमारे से हमारे बच्चों में, इस तरह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता है। ये बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत ज़ाइगोट्स ने बताया। फिर तीसरा सिद्धांत है मेंडल का वंशानुक्रम सिद्धांत। मेंडल को आपने हाई स्कूल के विज्ञान में भी पढ़ा होगा। मेंडल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी, वंशानुक्रम का सिद्धांत। मेंडल ने अपने बगीचे में छोटी तथा बड़ी मटर को बराबर संख्या में मिलाकर बोया। छोटी तथा बड़ी मटर को बराबर संख्या में मिलाकर बोया और उन्होंने देखा कि इनसे जो मटर पैदा हुई है वह सभी वर्णसंकर यानी हाइब्रिड मटर थी। इसका अर्थ है कि उसमें छोटेपन का गुण सुप्त हो गया और जो बड़ेपन का गुण है वो व्यक्त हो गया। उन्होंने पुनः वर्णसंकर मटरों को, जो हाइब्रिड मटर पैदा हुई, उनको फिर से बोया और ऐसा करने पर उनको वर्णसंकर मटर के साथ साथ शुद्ध छोटी मटर और शुद्ध बड़ी मटर मिली। इस प्रकार प्राप्त मटरों को बार बार बोने पर वर्णसंकर मटर की संख्या कम होती चली गई और प्रारंभ में बोई गई शुद्ध मटरों की संख्या बढ़ती गई। जैसे यहाँ पर दिया है, पहले उन्होंने 50% बड़ी मटर और 50% छोटी मटर को बोया। परिणाम क्या निकला कि जो मटर पैदा हुई वो 100% हाइब्रिड मटर पैदा हुई, यानी कि छोटी मटर के जो गुण थे वो सुप्त हो गए और बड़ी मटर के जो गुण थे वो व्यक्त हो गए। फिर उन्होंने जो 100% वर्णसंकर मटर बोई थी उसको फिर से बो दिया, तो परिणाम का क्या निकला कि उसमें से 25% शुद्ध बड़ी मटर निकली, 25% शुद्ध छोटी मटर निकली और 50% वर्णसंकर मटर निकली। फिर उन्होंने उस 50% वर्णसंकर मटर को फिर से बो दिया। फिर क्या देखा कि 50% शुद्ध बड़ी मटर निकली और 50% शुद्ध छोटी मटर जो शुरुआत में बोई थी वही फिर से कई बार बोने के बाद वही मटर निकल कर आई। इसी तरह से मंडल ने एक प्रयोग चूहे पर सफेद चूहों को काले चूहे और सफेद चूहों को साथ में रखकर किया, जिससे क्रॉस ब्रीडिंग के बाद सभी चूहे काले रंग के पैदा हुए। परंतु उसके बाद जब वर्णसंकर काले चूहों को एक साथ रखा गया तो कुछ काले रंग के और कुछ सफेद रंग के चूहे पैदा हुए। इन प्रयोगों के आधार पर मेंडल ने यह निष्कर्ष निकाला कि वर्णसंकर प्राणी अथवा पेड़ पौधे अपने मौलिक गुण की ओर ही अग्रसर होते हैं, अर्थात प्रकृति जो है वो सदैव शुद्ध गुण वाली संतति को उत्पन्न करने की ओर अग्रसर होती है। ठीक, इसी सिद्धांत को मेंडलवाद, मेंडलिज्म के नाम से जाना जाता है। ठीक, जैसे शुरुआत में उन्होंने जो बोया उसी की तरफ कुछ समय बाद हम जहां से चलते हैं वहीं पहुंच जाते हैं। प्रकृति उसी को, जो प्योर होता है, शुद्ध होता है, प्रकृति उसी को आगे बढ़ाती है। फिर अगला सिद्धांत है विकासवाद का सिद्धांत। विकासवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, इसे अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत भी कहा जाता है। विकासवाद के सिद्धांत को अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत भी कहा जाता है। जीव वैज्ञानिक लेमार्क का आपने नाम सुना होगा। जीव वैज्ञानिक लेमार्क के अनुसार प्राणी की कुछ आंतरिक उत्तेजना होती है। प्राणी की कुछ आंतरिक उत्तेजना होती है जो उसकी आवश्यकताओं की संतुष्टि करती है। प्राणी की कुछ आंतरिक उत्तेजना होती है जो उसकी आवश्यकताओं की संतुष्टि करती है और ऐसा करने में वह अपनी स्वाभाविक आदतों को पर्यावरण के अनुकूल कर लेता है। अपनी स्वाभाविक आदतों को पर्यावरण के अनुकूल कर लेता है तथा अपनी शारीरिक संरचना में बदलाव ले आता है और इस शारीरिक परिवर्तन को वह अगली पीढ़ी में हस्तांतरित कर देता है और इस प्रक्रिया में उसके शरीर का कोई अंग अपेक्षाकृत अधिक विकसित हो जाता है और कोई अंग विलुप्त हो जाता है, जिससे कई पीढ़ियों बाद एक नई प्रजाति का विकास हो जाता है। इसके समर्थन में उन्होंने, आपने पढ़ा होगा, जिराफ का उदाहरण उन्होंने दिया और बताया कि जिराफों की गर्दन पहले घोड़े जैसे ही थी,
लेकिन पेड़ों की पत्तियां खाने के प्रयास में वो प्रायः अपनी गर्दन आगे खींचते थे, तो आगे के पैरों को खींचते थे। तो इसके बाद देखा गया कि कई पीढ़ी बाद उनकी गर्दन लंबी होती गई और एक नई प्रजाति पैदा हो गई। फिर डार्विन की बात कर लेते हैं। डार्विन के अनुसार, डार्विन ने कहा कि वही प्राणी जीवित रह पाते हैं, वही प्राणी जीवित रह पाते हैं जिनमें पर्यावरण के साथ संघर्ष करने की क्षमता होती है। वही प्राणी जीवित रह पाते हैं जिनमें पर्यावरण के साथ संघर्ष करने की क्षमता होती है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये डार्विन का सिद्धांत था। डार्विन के अनुसार प्राणी अपनी जीवन रक्षा के लिए जिन गुणों को अर्जित करता है वो गुण अगली पीढ़ी में संक्रमित हो जाते हैं। जैसे शेर किस तरह से शिकार करता है, वो गुण अपने बच्चों तक वो पहुंचा देता है, संक्रमित हो जाते हैं। ठीक, तो ये कुछ सिद्धांत थे। बीजमैन ने भी एक प्रयोग किया था, उन्होंने चूहों की पूंछ काटने से संबंधित प्रयोग किया था। कई पीढ़ियों तक पूंछ काटी, लेकिन प्रत्येक पीढ़ी में पूरी पूंछ के ही चूहे पैदा हुए। उन्होंने 2 चूहे ले, एक नर एक मादा, दोनों चूहे की पूंछ काट दी और ये पता किया कि देखें कि कटी पूंछ वाला चूहा कोई पैदा होता है। लेकिन कई पीढ़ियों तक ऐसा करते चले गए, लेकिन कटी पूंछ वाला चूहा पैदा नहीं हुए, वो पूरी पूंछ वाले ही चूहे पैदा हुए। तो ये इनका पर्यावरण से संबंधित, वंशानुक्रम से संबंधित सिद्धांत था। वंशानुक्रम मतलब जैसे माता पिता होती हैं, लगभग संतानें भी वैसे ही होती हैं। फिर वंशानुक्रम के नियमों की बात कर लेते हैं। वंशानुक्रम के 3 प्रमुख नियम हैं। वंशानुक्रम 3 नियमों का प्रतिपादन किया गया जो प्रमुख रूप से है। पहला है समानता का नियम, समानता का नियम। दूसरा है विभिन्नता का नियम। तीसरा है प्रत्यागमन का नियम। समानता का नियम जो पहला नियम है, समानता का नियम लॉ ऑफ रिसेम्बलेंस, इस नियम को, समानता के नियम को समान को जन्म देता है भी कहते हैं। इस नियम को समान को जन्म देता है भी कहते हैं। लाइक बिगेट्स लाइक भी कहते हैं। यह नियम यह बताता है, जो समानता का नियम है वो यह बताता है कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतानें होती हैं। जैसे माता पिता होते हैं वैसे भी उनकी संतानें होती हैं। अर्थात बच्चे का रंग, रूप, कद, भार, बुद्धि, ये सब अपने माता पिता के अनुकूल ही ज्यादातर होते हैं। लेकिन कहीं कहीं अपवाद भी होते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम होते हैं। दूसरा नियम है विभिन्नता का नियम। विभिन्नता का नियम, लॉ ऑफ वेरिएशन, यह नियम बताता है कि जन्म से 2 व्यक्ति पूर्ण रूप से समान नहीं होते। जन्म से 2 व्यक्ति पूर्ण रूप से समान नहीं होते, उनमें कुछ न कुछ भिन्नता अवश्य होती है। यहां तक कि एक माता पिता से उत्पन्न मनुष्यों में भी भिन्नता होती है। बच्चों के हमको पता होना चाहिए, बच्चों के लिंग, रंग, रूप, कद आदि के जो निर्धारक होते हैं वो पितृैक होते हैं, यानी जीन्स होते हैं। और इनका सदैव, इनका जो संयोग होता है कभी भी एक समान नहीं होता है। इसलिए एक माता पिता की संतानों में भी भिन्नता होती है। फिर है प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम, यह नियम बताता है कि बच्चे अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों के स्थान पर सामान्य गुण ही ग्रहण करते हैं। ये बताता है कि बच्चे अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों के स्थान पर केवल सामान्य गुण ही ग्रहण करते हैं, और सामान्य गुण सभी स्त्री पुरुषों में होते हैं। सामान्य गुण सभी स्त्री पुरुषों में होते हैं। इसलिए वंशानुक्रम की जो प्रवृत्ति होती है, वंशानुक्रम की प्रवृत्ति सामान्य अर्थात औसत से औसत की ओर होती है। वंशानुक्रम की प्रवृत्ति जो होती है सामान्य अर्थात औसत की ओर होती है। इस प्रत्यागमन के 2 कारण होते हैं। एक यह कि माता पिता
के पितृकों यानी जीन्स में से एक अधिक और दूसरा कम शक्तिशाली होता है, और दूसरा कि माता पिता में उनके पूर्वजों में से किसी का पितृक अधिक शक्तिशाली होता है। ये चीज है। ठीक, इसके बाद बात कर लेते हैं जो अध्ययन हुए प्रमुख रूप से इस पर प्रयोग किए गए, उनकी संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। वंशानुक्रम से संबंधित जो अध्ययन हुए, हाँ कुछ लोग मानते हैं कि वंशानुक्रम होता है, आगे हम पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, पर्यावरण का ज्यादा प्रभाव होता है, लेकिन जहां तक निष्कर्षता है हम कह सकते हैं कि वंशानुक्रम का ज्यादा प्रभाव होता है। हाँ, दोनों आवश्यक है व्यक्ति के विकास के लिए, लेकिन वंशानुक्रम, पर्यावरण में हम थोड़ा बहुत बदलाव भी कर सकते हैं, लेकिन वंशानुक्रम में बदलाव नहीं हो सकता है। तो फ्रांसिस, पहला अध्ययन जो हुआ वो फ्रांसिस गाल्टन का अध्ययन था। फ्रांसिस गाल्टन ने सर्वप्रथम 977 प्रतिभाशाली व्यक्ति और उनके निकट संबंधियों का अध्ययन किया था। 977 प्रतिभाशाली व्यक्तियों और उनके निकट संबंधियों का अध्ययन किया था। उन्होंने पाया कि 977 में से 535 ऐसे व्यक्ति थे कि जिनके निकट संबंधी भी प्रतिभाशाली थे। इसके बाद उन्होंने 977 सामान्य व्यक्तियों पर अपना अध्ययन किया। 977 सामान्य व्यक्तियों पर अध्ययन किया और उनके निकट संबंधियों पर अध्ययन किया और पाया कि 977 में से केवल 4 ही, जो सामान्य व्यक्तियों पर अध्ययन 977 पर हुआ, उनमें केवल 4 ही व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने प्रसिद्धि, किसी न किसी क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त की थी। और इसके आधार पर निष्कर्ष यह निकाला कि मनुष्य के विकास में वंशानुक्रम का विशेष प्रभाव होता है। फिर दूसरा अध्ययन था विंसिप का, डॉक्टर ए.ई. विंसिप का अध्ययन। विंसिप ने, ये पूछा गया क्वेश्चन है, विंसिप ने किसका अध्ययन किया? तो विंसिप ने वंशानुक्रम का अध्ययन किया और विंसिप ने इंग्लैंड के एक प्रतिष्ठित रिचर्ड एडवर्ड परिवार का अध्ययन किया था। विंसिप ने, रिचर्ड एडवर्ड ने 2 विवाह किए थे। उनकी पहली पत्नी प्रखर बुद्धि की थी और दूसरी सामान्य बुद्धि की। विंसिप ने पाया कि पहली पत्नी से उत्पन्न दोनों संतानें प्रखर बुद्धि की थी और दूसरी पत्नी जो सामान्य बुद्धि की थी, उनसे उत्पन्न दोनों संतानें सामान्य बुद्धि की थी। जबकि दोनों का पर्यावरण एक ही था, लेकिन वंशानुक्रम दोनों का चेंज था। इस अध्ययन के आधार पर उन्होंने निर्णय लिया कि मनुष्य के विकास में वंशानुक्रम का विशेष महत्व होता है। तीसरा जो अध्ययन था या प्रयोग था, गोडार्ड का था। गोडार्ड ने कालीकाक नाम के एक सैनिक के वंश का अध्ययन किया था। गोडार्ड ने कालीकाक नाम के एक सैनिक के वंश का अध्ययन किया था और कालीकाक ने युद्ध के दौरान एक मंदबुद्धि महिला से शारीरिक संबंध स्थापित किए थे। इस महिला से जो वंश चला उसमें 480 में से 480 व्यक्ति थे जो अध्ययन किया गया उसके परिवार से। 480 में से 143 मंदबुद्धि के थे, 3 मानसिक रोगी थे, 36 अवैध संतानें थी, 33 वैश्याएं थी, 24 शराबी थे, 11 अपराधी व्यक्ति थे। ये उस परिवार से था जो मंदबुद्धि महिला थी, जिससे युद्ध के दौरान उन्होंने शारीरिक संबंध बनाए थे। इसके बाद युद्ध के बाद कालीकाक घर आता है। उसकी शादी एक अच्छे परिवार की प्रखर बुद्धि की महिला से होता है और उस महिला से जो वंश चला उसमें 496 व्यक्तियों में से 491 व्यक्तियों ने विभिन्न क्षेत्रों में सम्मान प्राप्त किया हुआ था। केवल 5 व्यक्ति ही मंदबुद्धि के या चरित्रहीन थे और इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि व्यक्ति के विकास में वंश परंपरा मूल आधार का कार्य करती है। फिर
अगला अध्ययन है चौथा, डगडेल और स्ट्राब्रूक का। डगडेल और स्ट्राब्रूक का अध्ययन भी वंशानुक्रम से संबंधित अध्ययन था। इन्होंने ज्यूक नाम के एक चरित्रहीन व्यक्ति के वंश का अध्ययन किया। डगडेल और स्ट्राब्रूक ने ज्यूक नाम के एक चरित्रहीन व्यक्ति के वंश का अध्ययन किया, और ज्यूक की पत्नी जो थी वो और बड़ी दुराचारी थी। उन्होंने पाया कि ज्यूक के वंश के 2820 यानी व्यक्तियों में से 277 चरित्रहीन थे, 558 व्यक्ति जो थे वो अपराधी प्रवृत्ति के थे, 171 कारागार की सजा प्राप्त थे, 10 हत्यारे थे, 258 पागल थे, 336 भिखारी थे, 136 अशिक्षित थे। इस वंश में केवल 350 व्यक्ति ही अच्छे पाए गए। 2820 में से केवल 350 व्यक्ति ही अच्छे पाए गए। और उसने निष्कर्ष निकाला, डगडेल और स्ट्राब्रूक ने निष्कर्ष निकाला कि व्यक्ति के विकास में वंशानुक्रम की अहम भूमिका होती है। फिर पांचवा अध्ययन जो था वो जुड़वा बच्चों पर, ट्विंस पर किया गया अध्ययन था। इस क्षेत्र में सबसे अधिक अध्ययन और प्रयोग जुड़वा बच्चों पर किए गए। फ्रांसिस गाल्टन जो थे उन्होंने जुड़वा बच्चों पर अध्ययन किया और उन पर किए गए प्रयोगों के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि जुड़वा बच्चों का स्वभाव एवं रंग रूप एक सा होता है, उनकी बुद्धि भी समान होती है। थॉर्नडाइक ने जुड़वा बच्चों पर प्रयोग किए और प्रयोगों के अध्ययन के आधार पर इस तथ्य को उजागर किया थॉर्नडाइक ने कि जो सहोदर भाई बहन की अपेक्षा जुड़वा बच्चों में अधिक समानताएं होती है। सगे भाई बहन की अपेक्षा जो जुड़वा बच्चे एक साथ जो जन्म लेते हैं उनमें अधिक समानता होती है। इस तरह से ये कुछ वंशानुक्रम पर किए गए प्रयोग थे। फ्रांसिस गाल्टन ने प्रयोग किया 977 प्रतिभाशाली और 977 सामान्य व्यक्तियों पर। डॉक्टर ए.ई. विंसिप ने किया इंग्लैंड के प्रतिष्ठित रिचर्ड एडवर्ड फैमिली पर। गोडार्ड ने कालीकाग नाम के एक सैनिक के वंश का अध्ययन किया। डगडेल और स्ट्राब्रूक ने ज्यूक नाम के एक व्यक्ति पर अध्ययन किया और जुड़वा बच्चों पर फ्रांसिस गाल्टन का अध्ययन हुआ। तो ये वंशानुक्रम और वातावरण वाले टॉपिक में ये वंशानुक्रम से संबंधित अध्ययन और प्रयोग थे। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये जीव सांख्यिकी सिद्धांत गाल्टन का था। बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत बीजमैन का था। वंशानुक्रम सिद्धांत मेंडल और विकासवाद का सिद्धांत लेमार्क और डार्विन पर इसमें चर्चा की गई। आगे हम पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।